हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले प्रॉमिस किया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए बिना कुछ देर के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोल ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है वो 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा और उसका वेटेज 70% है। तो अगर इंटरनल में कहीं चूक हो जाती है तो उसको आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट एक्सटर्नल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका टोटल परसेंटेज काफ़ी अच्छा बनता है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज़ इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग इन एक्सटर्नल एग्ज़ाम। यहाँ पे मैंने 6 बुलेट्स में इसको डिवाइड किया गया है। 6 बुलेट्स में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अगर उन पॉइंट्स का आप ध्यान रखते हैं अपने एक्सटर्नल एग्ज़ाम में लिखते हुए, तो आपको डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। आप और स्टूडेंट से अलग हट के लिखेंगे तो जो एग्ज़ामिनर है, अगर वो आपकी कॉपी चेक करता है तो उसे पता चलेगा कि इस स्टूडेंट ने कुछ अलग हट के लिखा है, और आप उस एग्ज़ामिनर की नज़र में आएंगे और वो टीचर, जो प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करेगा, वो आपको अच्छा मार्क्स देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है राइट टू द पॉइंट, डोंट ऐड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है आपको सिर्फ उतना ही आंसर देना है, उससे एक्स्ट्रा आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीस एजुकेशन पे क्वेश्चन अगर पूछा है व्हाट इज़ द नीड ऑफ पीस एजुकेशन, तो आप छोटा सा पीस एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, मान लीजिए 50 वर्ड या 100 वर्ड में आपको पूछा गया व्हाट इज़ द पीस एजुकेशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट, राइट। सो आप एक छोटा सा पीस एजुकेशन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके बाद पीस एजुकेशन से रिलेटेड किसी एक ऑथर का कोट लिखेंगे आप। उसके बाद आप नीड पीस ऑफ एजुकेशन की लिखेंगे, वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए आप इस तरह से इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड मत करिए। क्यों? क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को देखेगा, आपने क्या लिखा है उसको पढ़ेगा, उस बेसिस पे आपको वो नंबर देगा। पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में मैंने लिखा है राइट इन द फॉर्मेट इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन। देखिए, जो चलिए छोटा क्वेश्चन है तो उसको आपको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन अगर आपका 200 वर्ड का है, 400 वर्ड का है, तो उसको आपको बेसिक इसी फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप हेडिंग भी डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। कंक्लूजन आप हेडिंग डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। आप एक इंट्रोडक्शन देंगे उस टॉपिक का, ऑथर का एक कोट लिखेंगे, उसके बाद कंटेंट। अब जैसे आपका कोई टॉपिक है उसमें लिख दिया है नीड है, ऑब्जेक्टिव है, उसका बताइए, तो उसके बाद कंटेंट में आप हेडिंग वाइज डाल के लिखेंगे। अब उसमें अगर आपका 400 वर्ड का, फॉर एग्जांपल आपका 400 वर्ड का वो क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें पूछा है नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन, तो आप उसमें क्या करेंगे? अब जैसे आपको अगर 50 या 100 वर्ड में लिखा तो आप सीधे नीड लिख करके नीड ऑफ पीस एजुकेशन आप पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका 400 वर्ड में आता है तो आप नीड में भी आप एक मेन हेडिंग बनाएंगे, फिर उसके अंदर लिखेंगे, फिर दूसरी हेडिंग बनाएंगे, फिर उसके अंदर हेड लिखेंगे, फिर तीसरी हेडिंग बनाएंगे, फिर उसके अंदर लिखेंगे। उसको आपको सब पॉइंट करके लिखना पड़ेगा, तभी आपका 400 वर्ड आपका कंप्लीट होगा। और आपका इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको जो टीचर प्रोफेसर चेक करेगा उस पर भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद कंटेंट में भी अगर कहीं ज़रूरत लगती है, आपको कोई कोट याद आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन में भी आप किसी कोट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 मैंने लिखा है यूज़ स्मॉल पैराग्राफ्स। कभी भी आप किसी भी टॉपिक को अगर वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने बस लिखना शुरू किया, लगातार आप लिखते जा रहे हैं। उसके बाद आपको उसमें पैराग्राफ्स का यूज़ करिए, छोटे छोटे, जैसे आपने 5 लाइन लिख लिया, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप लिखना शुरू करिए, फिर 5 लाइन लिख लिया, उसके बाद फिर से पैराग्राफ चेंज करके। तो उससे क्या होगा कि उसमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हैं तो उसको आप इन्वर्टेड कामा भी डाल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड इन्वर्टेड कामा करके हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो कॉपी है वो जब एग्जामिनर के पास जाएगी तो वो बहुत खुश हो जाएगा, आपकी कॉपी और दूसरे स्टूडेंट से काफ़ी अलग लगेगी। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, राइट नीटली।
देखिए बहुत बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उसके बाद भी वो बहुत साफ़ सुथरा नहीं लिख पाते। बहुत स्टूडेंट्स की राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक होती है, बट अगर वो साफ साफ लिखते हैं तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, आप कैप्स वाली राइटिंग आपकी है, आप जिस भी तरह की राइटिंग में लिखते हैं उसको नीटली और साफ़ सुथरा लिखें, ये एक अच्छा इंप्रेशन है। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यूज़ कोट्स इन इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन वेयर एवर नीडेड। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन में कोट्स आपको यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और टीचर को भी, प्रोफेसर को भी पता रहता है कि स्टूडेंट्स को कितनी डीप नॉलेज है इस टॉपिक की। और कोट्स को आप किस तरह से यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एग्ज़ाम जब आएगा तो मैं कुछ एग्ज़ाम्पल लेकर के किसी क्वेश्चन का आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको कोट्स एग्ज़ाम में यूज़ करना है। कोट्स के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है और मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि आप अभी से पढ़ाई आप शुरू कर चुके हैं। छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट यूनिट हैं, जो बाकी मैंने अदर वीडियो में बताया है, आप छोटी छोटी कॉपी बना लीजिए और कोट्स के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये जो नोट्स हैं, आप एग्ज़ाम के दिन आप सुबह जाएंगे, उन कोट्स का रिवीजन करेंगे, फिर आप उसके बाद उन कोट्स का यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत लास्ट मिनट में मैंने नोट्स नहीं बनाया था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सेकेंड ईयर के टाइम पे मैंने कोट्स बनाया था, एक A4 शीट लेकर के उस पर मैंने लिखा था और मुझे लास्ट में बहुत हेल्प किया। मेरे चैनल में कोट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बीएड सेकेंड ईयर की, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कोट्स मैंने लिखे हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने उसमें भी बताया है कि कोट्स का यूज़ आपको कैसे करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट इस पे चलते हैं 6, जिस पे लिखते हैं यूज़ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, बुलेट्स, राइट वाइल राइटिंग। तो जब भी आप लिखते हैं तो जैसे कि जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आप डायग्राम्स का यूज़ कर पाते हैं, फ्लो चार्ट का यूज़ कर पाते हैं, बुलेट्स का यूज़ कर पाते हैं राइटिंग लिखते समय। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करता है, क्वेश्चन मान लीजिए पूछा ओजोन लेयर डिप्लीशन की अगर बात करता है, तो अगर आप उसमें आप स्ट्रेटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये जो भी लेयर्स हैं एनवायरनमेंट में, उनका अगर उसमें बात करेंगे, ठीक है, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है वायुमंडल में, और उसका एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे ऐसे बना करके, तो ये काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ में अगर स्टेप्स लिखा है, कोई भी एक टॉपिक उसमें लिखा है कि स्टेप्स बताइए, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं बॉक्सेस बना के। इस तरह से आप स्टेप्स बना के लिख सकते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट की तरह। उसके बाद कोई टॉपिक आता है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्टिव्स पूछ दिया आपका 100 मार्क्स में, तो आप 1-2 लिखने की जगह आप बुलेट्स भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार मैंने मतलब कभी किसी क्वेश्चन में मैं पैराग्राफ में लिखती हूँ, फिर किसी जगह पैराग्राफ हटा के मैंने बुलेट्स में लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से थोड़े थोड़े चेंजेस करके आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ डायग्राम्स वगैरह का आप यूज़ करिए। जैसे मान लीजिए अगर नीड है तो आप बीच में इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं, नीड। उसके बाद ये डायग्राम मैं किस लिए बता रही हूँ, जब आप 400 वर्ड के क्वेश्चंस लिखेंगे उसके लिए बता रही हूँ। उसमें क्या होगा कि नीड के अंदर आप हेडिंग हो गया, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह नीड है तो नीड के अंदर छोटे छोटे हेडिंग्स आपने बना लिए। फिर उसके बाद नीचे क्या किया, एक एक हेडिंग लिख के फिर नीचे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, फिर हेडिंग लिखी फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आप इसका यूज़ करिए, जो भी मैंने यहाँ 6 पॉइंट्स बताए हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम बुक्स एंड PDF, आपको किस तरह से उसमें नोट्स बनाना है, इस बारे में एक छोटा सा वीडियो जो मेरा अपकमिंग वीडियो होगा वो होगा। और आई होप आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा और काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। इसको प्लीज़ अगर अच्छा लगता हो, यूज़फुल लगता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस में जो भी सारे पॉइंट्स मैंने बताया है इसको मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है एंड आई स्कोर्ड वेरी वेल,
ठीक है। तो जो भी मे भी आप लोगों को ऑलरेडी बहुत चीज़ों को बारे में पता हो, बहुत स्टूडेंट को नहीं भी पता होगा, तो इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिए। एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करते हैं तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली वीडियो की आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।